नमस्कार। मिशन स्कूल परिवार से जुड़ने के लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। और जैसा कि मिशन स्कूल परिवार का एक ध्येय रहा है कि गांव का हर बच्चा साक्षर हो, हर बच्चे के पास वो सब अधिकार जो हैं वो उनका उपयोग कर पाए। शिक्षा का अधिकार यानी उसको आधुनिकतम शिक्षा का हर बच्चे को अधिकार है, हर बच्चे को एक इनोवेटिव इन्फॉर्मेटिव शिक्षा का अधिकार है। उसी के तहत मिशन स्कूल परिवार आप सभी छात्रों के लिए पेश करता है आज की वीडियो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। 3 पार्ट्स हम इसमें कर चुके हैं, इसकी 3 वीडियोस। आशा करता हूँ कि आप सभी ने देख ली होंगी। साथ ही मैं आप सभी से एक निवेदन भी करूँगा कि अपने साथियों को भी आप इससे जोड़ें मिशन स्कूल परिवार से, और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर इसके बढ़ाने की कोशिश आप लोग करें, जिससे कि हमें प्रेरणा मिले और हम भी सोचें कि हाँ, हम अधिक से अधिक छात्रों का भला कर पा रहे हैं और हमारी ये मुहिम सार्थक सिद्ध हो पाएगी तभी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक सतत आवेश वितरण के कारण आप हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कैसे हम निकालेंगे? अभी तक हम पॉइंट चार्ज पर आ रहे थे, यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर दूसरे पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी तक हम निकाले थे, लेकिन अब हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ से चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा? सपोज मेरी हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी में हमारा सतत रूप से आवेश विद्यमान है, यानी पूरी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके कारण किसी पॉइंट पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आप उस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं जिस तरीके से हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था। तो इसके लिए हमारा अलग तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज हमारे पास एक रॉड है, ये हमारे पास क्या है? एक रॉड है। सपोज ये एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड के कारण इस पे क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज पूरी रॉड पे सतत रूप से वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसके कारण किसी पॉइंट पर, यहाँ पर सपोज कोई एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ऑब्वियसली पॉइंट चार्ज जैसे हम करते आ रहे हैं उससे तो हम इसको नहीं कर पाएंगे। हम इसके लिए क्या करते हैं, इस पूरी रॉड को हम पॉइंट चार्जेस में डिवाइड कर देते हैं, यानी ऐसा लगे कि बिंदु आवेश है, यानी पूरे रॉड को हम छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। एक टुकड़ा एक पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेगा फिर, है ना? समझे ना? यानी पूरी रॉड को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे और एक टुकड़े को हम हर एक टुकड़े को हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो एक टुकड़े के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और बाकी सबको हम ऐड कर देंगे उसी प्रकार से, है ना? तो सपोज मैं यहाँ पर एक टुकड़ा कट करता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक टुकड़ा हमने कट कर लिया, इतना, ठीक है। ये छोटा सा टुकड़ा है जिसकी लेंथ कितनी है? dx है, और जिस पे जो चार्ज है वो dq है। कितना चार्ज है इस पर? dq चार्ज है, ठीक है। छोटा सा आवेश है, छोटा सा टुकड़ा लिया है, लेंथ dx मानी हमने और चार्ज हमने क्या माना? इसका dq माना है। और एक बात और बता दूँ, ये जो रॉड है इसकी लेंथ मैं कितना मान रहा हूँ? l, ठीक है। और जो इस पॉइंट से ये p पॉइंट की डिस्टेंस को हम मान रहे हैं a, ठीक है। और जो हमने ये पॉइंट कट करा है, जो हमने एलिमेंट कट करा है, यहाँ से हम p तक की डिस्टेंस को मान देते हैं x। समझे ना? समझ गए? हाँ। तो अगर मैं करूँ ये dx एलिमेंट के कारण p बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मैं निकालूँ, क्या कहा मैंने? dx एलिमेंट के कारण p बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? छोटी होगी, de मानेंगे उसको। कितनी होगी बताओ? उसको तो ये तो पॉइंट चार्ज है ना। अब पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाओ, क्या है हमारा पॉइंट के लिए? के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, तो क्यू यहाँ पर डी क्यू होगा, छोटा चार्ज। और आर कितना है? ये लेंथ कितनी है टोटल में? कितनी मानी है? एक्स मानी है, तो अपन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये छोटा डी आ गया। तो ऐसे छोटे हर एक टुकड़े का यही आवेश होगा डी, तो हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। समझे ना? आप सबको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे। सो टोटल अगर ये हम निकालना चाहें, कुल आवेश यानी नेट आवेश अगर हम निकालना, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। कहाँ से कहाँ तक होगा ये बता दो आप मुझे। देखो यहाँ पर आपने कोई चार्ज यहाँ पर कट किया तो यहाँ पर डिस्टेंस ए है, और यहाँ पर कर दिया तो डिस्टेंस क्या है? यहाँ पर एल है पूरी, यानी ए से लेके ये डिस्टेंस ए से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल? अब ए प्लस एल। तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट ए टू ए प्लस एल, ये आपकी लिमिट हो जाएगी, है ना? तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इट विल बी लिमिट ए
टू ए प्लस एल, डी की वैल्यू कितनी है हमारी, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो है ना, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर के तो आपका कांस्टेंट है ना, वही तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट फंक्शन, तो के को बाहर ले लेते हैं हम, तो इट विल बी के इंटीग्रेशन ए टू ए प्लस एल डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो x अलग हो गया, डी क्यू अलग हो गया, इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, दोनों एक जैसी राशि हमारी नहीं है, वेरिएबल एक टाइप के नहीं है, तो इंटीग्रेशन बड़ी मुश्किल है दोनों वेरिएबल ही है ना, कांस्टेंट दोनों में से कोई भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको मैं बोलूँगा लैम्डा। लैम्डा कहते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब रैखिक आवेश घनत्व। एक टर्म लैम्डा हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी हर यूनिट लेंथ में, हर एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, उसको हम कहेंगे लैम्डा। क्या कहेंगे हम, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है हमारा, डी क्यू बट्टे लेंथ कितनी है हमारी, टोटल लेंथ कितनी है बताओ, डी एक्स है ना उसकी लेंथ, जो हमने एलिमेंट कट किया है। हाँ, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इम्प्लाइज डी क्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा लैम्डा डी एक्स। तो ये डी क्यू की वैल्यू निकल गई। इस डी क्यू की वैल्यू को हम अब यहाँ पर पुट कर देंगे, समझे आप। तो आपका निकल जाएगा ई इज इक्वल्स टू, नाउ आई एम राइटिंग ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू ए प्लस एल, अंदर क्या है वहाँ पर डी क्यू अपन एक्स इसका, तो डी क्यू की जगह हम लिखेंगे लैम्डा डी एक्स। क्या लिखेंगे, लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो एक जैसी टर्म हो गई, लैम्डा यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको फिर से हम बाहर ले सकते हैं, कि हमारा कांस्टेंट हमने पहले से ही बाहर लिया है। ओके, जस्ट राइट इट हियर नाउ। क्या हो जाएगा, कि लैम्डा बाहर आ गया, अंदर वहाँ पर एक्स स्क्वायर अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टू ए प्लस एल एक्स रेज टू द पावर -2 हो जाएगा डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। क्या होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1। तो n की जगह यहाँ -2 है, तो रखो -2 यहाँ पे, तो एक्स की पावर -2 प्लस 1, एक्स की पावर -1 बट्टे -1 हो जाएगा, एक्स की पावर -1 बट्टे सॉरी कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -1 बट्टे -1। तो इसको आप लिख सकते हैं -1 बट्टे एक्स लिख सकते हैं, एक्स नीचे आ जाएगा वो -1 में, तो -1 बट्टे एक्स इसका हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, -1/x इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो हमारा आ जाएगा आंसर के लैम्डा इंटू -1/x। लिमिट अब रखेंगे इसमें हम a से लेके a प्लस एल। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स की जगह a प्लस एल रखेंगे, फिर a रख देंगे, है ना। तो पहले a प्लस एल रखो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, लिख दिया आपने, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, लिख लिया ना, वेरी गुड। चलो यहाँ से मेरे इतना इरेज कर लेता हूँ मैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, तो करो इसको फिर अब। तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, के लैम्डा इंटू एक्स की जगह आप a प्लस एल रखेंगे, तो -1/a प्लस एल माइनस, यहाँ फिर से माइनस होता है, माइनस एक्स की जगह a रखोगे तो -1/a हो रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा 1/a। 1/a को पहले लिख लेते हैं, तो e विल बी इक्वल्स टू के लैम्डा इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस एल। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, वेरी इजी। तो इस तरह से हम किसी कंटिन्यूसली चार्ज्ड यानी सतत आवेश वितरित अगर किसी रॉड पर है तो किसी बिंदु पर उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूसली चार्ज रिंग। तो किसी कंटिन्यूसली चार्ज रिंग के कारण किसी पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, पॉइंट का बाहर यानी रिंग के बाहर किसी पॉइंट पर अगर आपको, इसमें 3 केस बन जाएंगे। पहला केस तो बनेगा कि ये रिंग है, रिंग के बाहर किसी पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर। ये दूसरा, ये रिंग है, रिंग के अंदर किसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो 2-3 केसेस बन जाएंगे अलग अलग। ठीक है,
तो इसको हम चेक करते हैं। तो पहले हम इसको करेंगे, यही वाला डिस्कस करेंगे कि अगर वो पॉइंट आपका बाहर है तो देखो हम कैसे निकालते हैं। तो मान लिया सपोज हमारे पास एक रिंग है, लेट मी मेक अ रिंग, जिस रिंग बना देते हैं यहाँ पर एक, ये सपोज हमारी एक रिंग है, ठीक है। तो इस रिंग के कारण थोड़ा सा इसको और चौड़ा बना देता हूँ मैं, इस टाइप से, ठीक है। तो इस रिंग के कारण यहाँ पर सपोज एक कोई पॉइंट P है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालनी है, जो कि इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस ले लो इसको, ठीक है। और इसकी जो रेडियस मान रहा हूँ मैं इस रिंग की, इसको मान रहा हूँ कैपिटल R, ठीक हो गया, कैपिटल R, ठीक हो गया। अब हमें इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है पूरी रिंग में चारों ओर सतत समान रूप से विद्यमान है। तो इसमें भी हम कैसे करेंगे, पॉइंट चार्ज तो मान, इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना पड़ेगा। सपोज हम एक टुकड़ा यहाँ पर कट कर लेते हैं, ये टुकड़ा कट कर लिया। इस टुकड़े के कारण इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकालनी है, तो ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। इस डिस्टेंस को हम R मान लेते हैं, ठीक है। तो इस टुकड़े के कारण इस पॉइंट P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, तो ये डिस्टेंस हमने R मान ली, और ये जो एंगल है इसको मैं मान लेता हूँ थीटा। क्या मान लेता हूँ, थीटा, समझे, समझे ना आप, यस। तो देखो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जो ये इसके कारण पॉइंट P पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी इस टाइप से, ये थोड़ा सा रॉन्ग बन रहा है हमारा, लेट मी मेक इट करेक्टली, ठीक है। क्यों नहीं बन रहा है सही भाई, इस टाइप से, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट P पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है, ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा कोण हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो DE हो रहा है, DE इस डायरेक्शन में रहेगा, तो इस D के दो घटक बन रहे नहीं बन रहे, एक तो ये इस डायरेक्शन में बन रहा है D का घटक, दूसरा घटक इस डायरेक्शन में बन जाएगा, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा ना DE आपका। यानी इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी DE जो हम निकालेंगे उसके दो घटक हो जाएंगे, दो घटकों में टूट जाएगा वो, कुछ यहाँ को कुछ नीचे को, है ना। एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल में लेते हैं यानी क्षैतिज घटक जो लेंगे उसको हम क्या लेंगे, DE cos थीटा लेंगे, और जो ऊर्ध्व घटक होता है उसको लेंगे हम DE sin थीटा। दो घटक हो जाएंगे हमारे DE के, ठीक है, समझे आप, वेरी गुड। अच्छा, ऐसे हम बहुत सारे एलिमेंट कट करेंगे। ऐसे इसी प्रकार सपोज हमने एक एलिमेंट यहाँ पर ले लिया, एक एलिमेंट जब यहाँ पर लेंगे तो इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पर मिलाएं तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो दो घटक बन जाएंगे, एक तो ऊर्ध्व घटक ये D साइन थीटा बन जाएगा, D cos थीटा। तो cos थीटा तो ये तो एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन साइन थीटा अपोजिट हो गए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे, हाँ। तो इसका मतलब एक एलिमेंट आपने अगर D साइन थीटा cos थीटा दोनों लेंगे तो दूसरा एलिमेंट अगर आप लेंगे तो वो क्या करेगा, उसके अपोजिट वाला साइन थीटा को कैंसिल कर देगा। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का केवल एक ही घटक इसमें होगा, जो कि क्या होगा, DE, बताओ क्या होगा, DE cos थीटा होगा, साइन थीटा वाला कैंसिल हो जाएगा, समझे ना आप, DE cos थीटा होगा। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इस पॉइंट, इस एलिमेंट के कारण जो हमने काटा है ऊपर, ये इसके कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो आपको बताइए, तो पॉइंट चार्ज हो गया, तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बताओ क्या होती है, D इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, यस, K DQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है उस पॉइंट की, ये डिस्टेंस R डिस्टेंस है, यस, अपॉन R² हो जाएगा। क्लियर है, वेरी गुड, ठीक हो गया। तो ये तो एक एलिमेंट का हो गया, D1 ही हुआ, ये तो एक एलिमेंट का होगा। ऐसे हम बहुत सारे एलिमेंट हैं वहाँ पर D, तो सभी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो नेट E टोटल अगर E निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ DE, इंटीग्रेशन ऑफ D, ये पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, K D की वैल्यू हो जाएगी K DQ बट्टे R² का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो इसमें कांस्टेंट क्या क्या चीज़ें, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो K कांस्टेंट है बाहर, देखो आपका R भी कांस्टेंट है, R² भी आपका कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, केवल DQ बचेगा, नहीं बचेगा। तो DQ का इंटीग्रेशन क्या होगा, DQ मतलब पूरा चार्ज हो गया ना, DQ एक एलिमेंट का चार्ज है, तो ऐसे ही इंटीग्रेशन कर देंगे तो सभी एलिमेंट मिला के चार्ज हो गया, तो सभी एलिमेंट मिला के ना चार्ज हो जाएगा, Q चार्ज हो जाएगा।
तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा E। क्या निकल गए, E निकल गया, ठीक है, क्या निकल गया, E। तो जो हम नेट निकाल रहे थे, जो नेट E होगा वो क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा के बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा के घटक का तो हम इंटीग्रेशन करेंगे नहीं करेंगे, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। वैसे हमने ये इंटीग्रेशन यहाँ नहीं करना चाहिए था, पिछले में हमने यहाँ कर लिया, यहाँ पर भी डी कॉस थीटा लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया बच्चों, क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। यहाँ पर आप कॉस थीटा कर लो, देखो डी हम केवल 37 घटक लेंगे ना, तो ई क्या होगा टोटल नेट ई कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो डी की वैल्यू हम रखेंगे आप के डी क्यू बट्टे आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ कांस्टेंट चीज़ें बाहर ले लेते हैं हम, देखो आपका के भी कांस्टेंट है, आपका थीटा भी कांस्टेंट है, तो कॉस थीटा भी कांस्टेंट, आपका आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचा, केवल आपका डी क्यू बचेगा, क्लियर है। तो ई इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, इसको जस्ट गोइंग टू इरेज इट, तो ई इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, के कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, के कॉस थीटा, लेट मी राइट इट करेक्टली, थोड़ा सा सही से लिख दो इसको, आपको सही समझ में ना आ जाए ना फिर, ये हो जाएगा आपका के कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, ठीक है। और वहाँ अंदर क्या बचेगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरा का इंटीग्रेशन क्यू, क्या हो जाएगा, इंटू ये आपका क्यू बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखो बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, अगर ट्रायंगल से देखें, वहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस एक्स है तो हाइपोटेन्यूज क्या है आर, तो कॉस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन आर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे के इंटू क्यू, क्यू पहले लिख ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा सही से नहीं बन पा रहा है, के इंटू क्यू, कॉस थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन आर, तो इंटू एक्स हो जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय आर का क्यूब हो जाएगा, एक आर और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी ई, क्या आ जाएगा आपका, ये ई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आर की वैल्यू भी हम वहाँ से लिख सकते हैं, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम ट्रायंगल से देखें, जो हमारा ट्रायंगल बना है यहाँ पर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, नहीं होगा, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में आता है तो अंडर रूट का मतलब 1/2 हो जाएगा, समझे। तो आर की जगह इतना रख सकते हैं आप, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 रख सकते हैं यहाँ पर आप आर की जगह, तो आपने रखा ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर की जगह हमने क्या रखना था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, यहाँ 3 है तो 3 से गुणा हो जाएगा, यानी 3/2, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। यानी रिंग के कारण अक्षीय स्थिति में किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रिंग के बाहर की है, समझे आप, ये रिंग के बाहर की है, रिंग के बाहर किसी पॉइंट पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आप ऐसे निकालेंगे, क्लियर है। अब इसमें थोड़े हम अलग अलग केसेस ले सकते हैं, ये तो समझ में आ गया इतना। अब हम इसमें अलग अलग केस क्या लेते हैं, सपोज हम सेंटर पर निकालना चाहें, सेंटर पर कहाँ पर, रिंग के अंदर, सेंटर पे, रिंग के अंदर यानी यहाँ पर निकालना चाहे तो एक्स कितना हो जाएगा, अभी 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो एक्स की जगह 0 रख दो यहाँ पे, ये एक्स की जगह 0 रख दो, ई क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा, यस। नाउ ई एट सेंटर, ई एट सेंटर यानी मध्य में, मध्य में कितना होगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 तो हो जाएगा ना, यहाँ पर पुट करो जरा, एक्स की वैल्यू 0 करो तो पूरा 0 नहीं बन जाएगा, तो ये आपका 0 हो गया, तो सेंटर पे हो गया। दूसरी केस हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, जैसे सपोज आपका जो x है अगर r से बहुत बड़ा है, जो x है ग्रेटर देन r से आपका बहुत बड़ा है, अगर आपका x r से बहुत बड़ा है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह आप केवल एक्स स्क्वायर ही तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, पहले मुझे बताओ भाई, अरे r उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आप अगर जोड़ें तो एक्स स्क्वायर ही वो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं उसकी जगह, है ना। तो अगर ऐसा होगा
ये अगर यदि x ग्रेटर देन आर हो रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, अब ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ मुझे। ये नीचे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही लिखोगे आप, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा के क्यू एक्स। ई इक्वल टू हो जाएगा आपका के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह केवल आप एक्स स्क्वायर लिखोगे, और बाहर से घात पावर कितनी है, पावर कितनी है 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ई इक्वल टू हो जाएगा आपका के क्यू एक्स बट्टे एक्स क्यूब बन जाएगा नीचे, ठीक है। एक पावर फिर से कैंसिल हो जाएगी, तो क्या इट इम्प्लाइज ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका ई बन जाएगा कब, इफ जब एक्स है पॉइंट आपने बहुत दूर रखा है, ये जो पॉइंट है आपने कहाँ रखा है, बहुत दूर रखा है इस पॉइंट को आपने, यानी एक्स बहुत ज़्यादा है इस आर की तुलना। तो आपको रिंग क्या दिखेगा, छोटा छोटा दिखेगा ना, छोटा छोटा पॉइंट जैसा दिखेगा आपको रिंग। तो आर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा था, तो आर हम इसीलिए आर 0 मान लेंगे उसमें समझे। अब हम इसमें तीसरा केस ले रहे हैं। तीसरा केस हम ले रहे हैं कि अगर आपका एक्स इन्फिनिटी हो, एक्स आपका अनंत हो, इफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, अगर आपका एक्स अगर अनंत हो तो रखो यहाँ पर एक्स, अनंत का मतलब होता है 1/0। अनंत का मतलब क्या होता है 1/0। तो एक्स की जगह अगर यहाँ पर 1/0 रखेंगे तो ई आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। रख लो यहाँ पर 1/0 को एक्स की जगह, तो 1/0 आ जाएगा, तो 0 ऊपर चलेगा तो 0 नहीं आ जाएगा, तो ई आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये हमने 3 केस डिस्कस इसमें कर लिए, ठीक है। चलो ठीक है, यहीं पर आज की वीडियो हम क्लोज करेंगे। अगले वीडियो में हम तो गॉस के नियम वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मिशन स्कूल परिवार। थैंक यू।